हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का अकाउंट्स का कुछ टॉपिक। तो क्या टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर के साथ हम लोग शुरू करेंगे, कोई बीच का टॉपिक नहीं शुरू करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स का जो 12th का अकाउंट्स है उसका सेकेंड चैप्टर है हम लोगों का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को आज देखना है उसका फंडामेंटल, ठीक है, कि पार्टनरशिप जो है उसका फंडामेंटल यानी क्या होता है। इसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। यानी इस चैप्टर में हम लोग पार्टनरशिप का बेसिक बातें का डिस्कशन करेंगे, बेसिक बातें को सीखेंगे कि जैसे सर जैसे पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप शुरू कैसे किया जाता है, पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, क्या क्या होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल पार्टनरशिप का फाउंडेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है या पार्टनरशिप का फंडामेंटल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में, यानी ये जो चैप्टर 2 है हम लोगों का अकाउंट्स का, जिसको हम लोग पार्टनरशिप का फंडामेंटल कहते हैं, इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, मैं पहले आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूं नहीं, अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आपको कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या पढ़ना होगा, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि अकाउंट्स पढ़ते टाइम थ्योरी अकाउंट्स का पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो होगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है और आपको नॉलेज भी चाहिए। अगर आप थ्योरी अच्छे से जानते हैं तब आपको उसका न्यूमेरिकल पढ़ने में भी आसान होगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसके अंदर है, इसलिए थ्योरी थोड़ा सा जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा रीजन यह भी है कि थ्योरी से क्वेश्चन इस चैप्टर से बाबू एग्जाम में आता है, खास करके ये जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इस चैप्टर से एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। 12th का अकाउंट्स का हर एक चैप्टर से ज्यादा थ्योरी नहीं आता है, लेकिन इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन आता है, इसलिए इस चैप्टर में खास करके हम आपको थ्योरी भी कुछ समझाने का कोशिश करेंगे। तो क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को पार्टनरशिप का, ठीक है, पार्टनरशिप का क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ेंगे, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे उसका, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग, और ये पढ़ना भी है, ठीक है। यहां से बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। और अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर लिख पाएंगे, और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी आप लिख पाएंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। तो न्यूमेरिकल में क्या पढ़ना है हम लोग को, न्यूमेरिकल में हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ठीक है। चौथा टॉपिक इसमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां से बिल्कुल मेन टॉपिक, हालांकि क्वेश्चन यहां से भी एग्जाम में आता है, ठीक है, लेकिन यहां से थोड़ा सा आपको फीलिंग होगा कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पढ़ेंगे आप, तो आपको लगेगा अकाउंट्स कम मैथ्स ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप 4th टॉपिक में जाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तब आपको फीलिंग आने लगेगा कि अब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हम लोग को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, कितने टाइप का कैपिटल अकाउंट होता है, वो सब उसमें हम लोगों को पढ़ना है। अगला टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, एंड इन सारे टॉपिक में एप्रोप्रिएशन से ही शुरू हो जाता है जर्नल एंट्री। तो बीच बीच में आपको जर्नल एंट्री का भी कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है।
जर्नल एंट्री का भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ना था उसका हम बात की, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे जो थ्योरी हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जब पार्टनरशिप चैप्टर का नाम ही है तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप कहते किसको हैं, ठीक है सर, बिल्कुल जानना चाहिए। तो किसको कहते हैं पार्टनरशिप? तो बाबू जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के, जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं और दोनों मिलकर के या दो से ज्यादा लोग मिलकर के एक एग्रीमेंट करते हैं। क्यों एग्रीमेंट करते हैं? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए। तो उन लोगों के बीच जो एक रिलेशन बनता है उसी रिलेशन को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। फिर से सुनना मेरी बात को। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलते हैं और आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। अब एग्रीमेंट क्या होता है शायद थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, आपस में बातचीत किए। तो अगर दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं, किस लिए एग्रीमेंट करते हैं, क्या चीज एग्रीमेंट में करते हैं? तो एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग एक बिजनेस चलाएंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उस बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब उन लोगों के बीच जो लोग ऐसा डिसाइड किए, जो लोग ऐसा एग्रीमेंट किए, उन लोगों के बीच जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? उस रिलेशन को पार्टनरशिप कहा जाता है। ये तो हम लोग मीनिंग समझे कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है अपने शब्दों में। अब हम लोग समझेंगे बाबू, देखो यहां लिखा भी है, कहता है कि when two or more person enter into an agreement for setting up a business to run it and share the profit and losses, it is called partnership, ठीक है। ये तो हम लोग समझे पार्टनरशिप का मीनिंग। अब हम लोग पार्टनरशिप का डिफिनेशन कुछ समझेंगे। तो अब पार्टनरशिप जो है, ये पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है, इसके लिए अलग से कानून बनाया गया है और उस कानून के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चलाया जाता है, उस कानून के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि कानून कब बनाया गया। सबसे पहले ये जानेंगे कि कानून कब बनाया गया। तो बाबू 1932 में पार्टनरशिप के लिए एक कानून बनाया गया, यानी एक लॉ बनाया गया। कब बनाया गया? 1932 में। याद रखना सर, कौन सा मंथ में बनाया गया? तो बाबू 1932 में अक्टूबर मंथ में बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया? अक्टूबर मंथ में ये लागू किया गया। तो बनाया कब गया सर? तो सुनना मेरे बात को ध्यान से, थोड़ा सा हम आपको हिस्ट्री बताते हैं कि पार्टनरशिप का हिस्ट्री क्या है। तो बाबू पार्टनरशिप एक्ट जो बना, कोई भी एक्ट बनता कैसे है आप जानते हैं। सबसे पहले कोई भी एक्ट बनने के लिए उसको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, एक बिल बना करके। सर थोड़ा सा बता दीजिए कैसे कोई भी एक्ट बनता है, कैसे कोई भी कानून बनता है। बाबू कोई भी कानून बनाने के लिए पहले उसका एक बिल बनाना होता है और उस बिल को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने के बाद जब पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल मिल जाता है तब उसको प्रेसिडेंट के पास लाया जाता है और प्रेसिडेंट से जब अप्रूवल मिल जाता है तब वो क्या होता है, वो एक एक्ट बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो पार्टनरशिप के साथ क्या कहानी था? तो पार्टनरशिप जो है बाबू, ये पार्लियामेंट के पास प्रस्तुत किया गया, फॉरवर्ड किया गया। कब सर? 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी 1932 को, 1 जनवरी 1932 को पार्लियामेंट के पास इसको प्रस्तुत किया गया। 1 अप्रैल 1932 को ये एक्ट बनाया गया। यानी ये एक्ट बना है कब? ये जो एक्ट है 1932, ठीक है, ये कब बना है? तो 1
अप्रैल 1932 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1932 को एक्ट बना है, ठीक है, बना है कब? 1932 में 1 अप्रैल को। और ये लागू कब हुआ? ठीक है, लागू कब हुआ इंडिया में? तो लागू हुआ बाबू 1 अक्टूबर 1932 को। ये ध्यान में रखेंगे, ये याद रखेंगे, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। तो ये एक्ट जो है वो बना कब? तो अप्रैल में, 1 अप्रैल 1932 को। लागू कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1932 को ये लागू हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस एक्ट के अनुसार, इस कानून के अनुसार पार्टनरशिप का क्या डिफिनेशन दिया गया है, क्या डिफिनेशन होता है। तो ये एक्ट कहता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो डिफिनेशन दिया गया है वो सेक्शन 4 में दिया गया है। डिफिनेशन कहां दिया गया है? सेक्शन 4 में। तो क्या डिफिनेशन दिया गया है? कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप जो है वो पर्सन का, लोगों के बीच का एक रिलेशन होता है, ठीक है। हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जो लोग क्या करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री होते हैं, सहमत होते हैं। आगे कहता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ सर कि कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल? इसका मतलब हुआ बाबू कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस होगा वो सभी पार्टनर एक साथ मिलकर चला सकते हैं। चलाने का काम यानी रन करने का काम, मैनेजमेंट का जो काम होगा वो सब मिलकर कर सकते हैं। या अगर सभी का सहमति है तो सभी के तरफ से एक पार्टनर भी इस बिजनेस को चला सकता है। तो क्या सीखे हम लोग इस पॉइंट से? इस पॉइंट से हम लोगों को यह सीखने को मिला कि पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसमें अपने पार्टनर तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन बिजनेस को चलाने का जो काम होगा उस सभी पार्टनर मिलकर चला सकते हैं, या एक अकेला पार्टनर भी उस बिजनेस को चला सकता है। जैसे मान लो कि 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का कोई दूसरा भी बिजनेस था, एक पार्टनर कहीं जॉब कर रहा है और एक पार्टनर कहीं और दूसरा काम नहीं कर रहा था, तो उसके पास फुल टाइम था। तो बाकी 2 लोगों के पास टाइम नहीं था बिजनेस को देखरेख करने का, बिजनेस को चलाने का। पूंजी लगाया, सारा कुछ किया, लेकिन उन लोगों को बिजनेस को चलाने का, मैनेज करने का टाइम नहीं था मान लो। तो अगर वो लोग चाहता है तो उन लोगों का सहमति से एक पार्टनर के द्वारा भी बिजनेस चलाया जा सकता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए हम लोग याद रखेंगे कि क्या एक पार्टनर भी बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को चला सकता है? तो आंसर इज यस, एक पार्टनर के द्वारा भी बिजनेस को चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का डिफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, ठीक है। तो किस सेक्शन में डिफिनेशन इसका दिया गया? सेक्शन 4 में। एक्ट क्या था इसका? 1932। ये एक्ट बना कब? 1 अप्रैल 1932 को। ये लागू कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1932 को। क्या डिफिनेशन था? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन होता है लोगों का जो किसी बिजनेस को चलाने और उस बिजनेस का प्रॉफिट को बांटने के लिए रेडी होते हैं, और वह बिजनेस उस सबके द्वारा चलाया जा सकता है, और अगर सबका सहमति है तो सबके तरफ से एक पार्टनर के द्वारा भी उस बिजनेस को चलाया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप हम लोग कहते किसको हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि पार्टनर किसको बोलते हैं। हु इज पार्टनर? हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं पार्टनरशिप क्या होता है, और भी जो थ्योरी है इसका पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग हम लोगों को नहीं मालूम रह पाता है कि पार्टनर किसको कहते हैं, पार्टनर किसको कहते हैं, फर्म किसको कहते हैं, फर्म का नाम क्या होता है, कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ को पढ़ते चलेंगे। तो पार्टनर किसको कहते हैं? तो बाबू जितने भी लोग पार्टनरशिप में शामिल होते हैं, उस हर एक पर्सन को, जितने भी पर्सन शामिल होते हैं पार्टनरशिप में, उस हर एक पर्सन को इंडिविजुअली, जैसे मान लो ये एक पार्टनर है,
बी एक पार्टनर है, सी एक पार्टनर है, डी एक पार्टनर है, तो चार लोग मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किए मान लो, ठीक है, ये चार लोग मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किए, तो इन लोगों को इंडिविजुअली मतलब एक एक करके क्या बोला जाता है, पार्टनर बोला जाता है। इंडिविजुअली इनको क्या बोला जाता है, पार्टनर बोला जाता है। कि ए एक पार्टनर कहलाएगा, बी एक पार्टनर कहलाएगा, सी एक पार्टनर कहलाएगा, डी एक पार्टनर कहलाएगा। तो जितने भी पर्सन पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं एज अ ओनर, उस हर एक पर्सन को इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मतलब एक एक व्यक्ति के रूप में पार्टनर कहा जाता है। एक एक व्यक्ति के रूप में क्या कहा जाता है, पार्टनर कहा जाता है। देखो यहां क्या कहता है, कहता है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं। पार्टनर्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। एक दूसरे के लिए क्या कहलाता है, पार्टनर। ए जो है बी के लिए पार्टनर कहलाएगा, सी के लिए पार्टनर कहलाएगा, डी के लिए क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा, सी जो है वो बी के लिए पार्टनर कहलाएगा। तो इंडिविजुअली जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, सिंपल सी बात, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग पार्टनर्स कहते हैं। फर्म किसको कहते हैं सर, तो जितने भी पार्टनर, जितने भी पर्सन सम्मिलित थे, ठीक है, इन्वॉल्व हुए थे पार्टनरशिप में, उनको इंडिविजुअली पार्टनर बोला जाता है। लेकिन उनको कलेक्टिवली यानी एक साथ अगर मिला दिया जाए, सभी पार्टनर को एक साथ अगर मिला दिया जाए, तो एक साथ अगर मिला देंगे आप तो क्या कहलाता है बाबू, वो फर्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फर्म। जैसा कि आप देख रहे होंगे सभी लोकाकीय जितने भी पार्टनर थे वो सब एक साथ मिल गए। सब क्या हो गया, एक साथ मिल गए। तो सबको एक साथ अगर बोलना हो तो उसको हम लोग फर्म बोलेंगे, और इंडिविजुअली एक एक को अगर डिनोट करना हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग पार्टनर बोलेंगे। सबको एक साथ अगर डिनोट करना हो तो उसको हम लोग फर्म बोलेंगे, ठीक है, और इंडिविजुअली अगर डिनोट करना हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्म का नाम कैसे होता है, तो बाबू पार्टनरशिप बिजनेस जो चलाया जाता है, उस बिजनेस का जो नाम होता है, बिजनेस का नाम को ही हम लोग फर्म का नाम देते हैं। बिजनेस का ही नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्म कहते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो जिस नाम से बिजनेस को चलाया जाता है उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। कहता है हाँ, जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय सम्मिलित होती है या होता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। द नेम ऑफ अंडर विच द बिजनेस ऑफ पार्टनर इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। जिस नाम से भी बिजनेस को चलाया जाता है उस नाम को क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। सिंपल सा याद रखना है कि जिस नाम से बिजनेस को चलाया जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस को, उस नाम को ही क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखें पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर किसको कहते हैं, फर्म किसको कहते हैं, पार्टनर का नाम कैसे हो, फर्म का नाम कैसे होता है। अब हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप का क्या क्या मुख्य विशेषता है, या इसको हम लोग मेन फीचर्स भी कह सकते हैं, या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग पार्टनरशिप का कह सकते हैं। तो पार्टनरशिप का आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, पार्टनरशिप का मेन फीचर्स बोलो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, ठीक है, सारे का आंसर सेम होगा। तो पार्टनरशिप का क्या क्या विशेषता होता है, विशेषता वर्ड का मतलब समझते हैं। विशेषता का मतलब होता है बाबा कि उसमें क्या क्या चीज होता है और क्या क्या चीज होना चाहिए। किसी भी चीज का आपको विशेषता लिखना हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना हो, तो आपको उसका लिखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज होता है और क्या क्या चीज होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका विशेषता कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो पार्टनरशिप का क्या क्या विशेषता है, ठीक है, यानी क्या क्या इसका फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बाबू पार्टनरशिप का सबसे पहला जो विशेषता है वो है कि इसमें कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए। कम से कम कितना पर्सन होना चाहिए, 2, मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए। सर मिनिमम बताया तो मैक्सिमम भी तो बता दीजिए। हाँ, मैक्सिमम भी हम लोग समझेंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, ठीक है। तो कम से कम तो 2 पार्टनर होना चाहिए। मैक्सिमम कितना सर, तो याद रखना बाबू, मिनिमम तो 2 है लेकिन मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम 50, ठीक है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम जो है वो कितना पार्टनर हो सकता है, 50 पार्टनर हो सकता है। तो पार्टनरशिप का सबसे पहला और मुख्य विशेषता था कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर होना कंपलसरी होता है। मिनिमम तो 2 पार्टनर होना ही चाहिए,
क्योंकि अगर एक पार्टनर एक पर्सन अगर रहेगा, एक ओनर रहेगा, तो आप लोग जानते होंगे 11th क्लास में पढ़े हैं कि एक पार्टनर अगर है, एक ओनर अगर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, एकाकी व्यापार या एकल व्यापार कहते हैं। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप का सबसे पहला विशेषता है कि कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए। दूसरा मुख्य विशेषता है पार्टनरशिप का बाबू कि इसमें पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी सर एग्रीमेंट क्या लिखित में होगा? एग्रीमेंट का मतलब तो आप समझते हैं? नहीं बाबू, ऐसा कंपलसरी नहीं। एग्रीमेंट होना चाहिए। ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट जो है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होगा बाबू, ठीक है, ये ओरल और रिटन दोनों में से कैसे भी हो सकता है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट पार्टनर के बीच होना चाहिए। ये पार्टनरशिप का दूसरा विशेषता। सर क्यों ऐसा है? सिंपल सा सोचो ना, बिना किसी बातचीत का, बिना किसी डिस्कशन का किसी के साथ आप पार्टनरशिप करेंगे? नहीं करेंगे। आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जितने लोग मिल करके बिजनेस करना चाह रहे हैं, सब लोग मिल करके बैठ करके आपस में पहले एक डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे? डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस हम लोग क्या चीज का चलाएंगे, कहां चलाएंगे, बिजनेस में पूंजी कौन कितना लगाएगा, इस सब बातें का आप पहले डिस्कशन करेंगे। बोलिए तो क्या ये सब डिस्कशन किए बिना आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करेंगे? नहीं शुरू करेंगे। तो बाबू आपस में जो बैठ के आप डिस्कशन करेंगे, जितने लोग मिल करके पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं, वो लोग आपस में बैठ करके पहले डिस्कशन करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों का बिजनेस चलेगा। तो आपस में जो बैठ करके डिस्कशन करेंगे बाबू, उसी डिस्कशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में समझौता कहते हैं, और उसी को अंग्रेजी में हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। आपस में बैठ के जो डिस्कशन करेंगे, उसी डिस्कशन को ही हम लोग, वो जो राय मशवरा करेंगे आपस में, उसी को हम लोग हिंदी में समझौता कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट कहा जाता है। तो पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। हां, अब आपस में डिस्कशन किए और बिजनेस शुरू कर दिए। उस डिस्कशन को कहीं आप कॉपी में, कहीं रजिस्टर में लिख के नहीं रखे, तो वो डिस्कशन भी एग्रीमेंट कहलाया। लेकिन वो कैसा एग्रीमेंट कहलाया? वो ओरल एग्रीमेंट कहलाया। लेकिन उसी डिस्कशन को अगर आप एक पेपर में लिख लेते हैं, एक रजिस्टर में लिख लेते हैं, और उसमें सभी पार्टनर सिग्नेचर कर लेते हैं, तो जो लिख लेते हैं तो क्या कहलाएगा? एक रिटेन एग्रीमेंट कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? रिटेन एग्रीमेंट। आई होप समझ में आया होगा आपको ओरल एग्रीमेंट और रिटेन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता क्या है? तो पार्टनर आपस में डिस्कशन किया इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, उस डिस्कशन को, उस राय मशवरा जो किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एग्रीमेंट कहते हैं। अगर उसको लिख कर लिया एक पेपर में तो वो रिटेन एग्रीमेंट हुआ, नहीं लिख के रखा तो क्या होगा? वो ओरल एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, यस सर। तो 2 विशेषता हम लोग देखें। सबसे पहला विशेषता हम लोग देखें, पार्टनरशिप में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना? 50। दूसरा विशेषता हम लोग देखें कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना कंपलसरी होता है, होना ही चाहिए। हाँ, इट मे बी ओरल, मे बी रिटन। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तीसरा जो मुख्य विशेषता है वो है बाबू कि पार्टनरशिप में एक बिजनेस का होना जरूरी है। और वो बिजनेस कैसा बिजनेस होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। कैसा बिजनेस होना चाहिए? इलीगल बिजनेस होना चाहिए। यानी इलीगल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, कानून के अनुसार, उसको पार्टनरशिप माना नहीं जाता है। तो पार्टनरशिप में बिजनेस एक होना चाहिए, और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो लीगल बिजनेस होना चाहिए। और किस पर्पस के लिए होना चाहिए? तो प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट के लिए ही तो हम लोग बिजनेस करते। समाज का सेवा करने के लिए हम लोग बिजनेस नहीं करते, उसके लिए एनजीओ चलाते। तो बिजनेस अगर कर रहे हैं मतलब उसका मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो लीगल बिजनेस होना चाहिए। ये भी बाबू पार्टनरशिप का एक विशेषता है। चौथा विशेषता, चौथा कहता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए बिजनेस होना चाहिए। तो उसके लिए बाबू प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर के बीच बांटने के लिए एक रेशियो होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए कि पार्टनर जो है प्रॉफिट और लॉस को किस प्रकार से बांटेगा, किस तरह से बांटेगा, उसके लिए एक रेशियो होना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है पार्टनर के बीच। 4 विशेषता हम आपको बताए। पहला कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। दूसरा, एक एग्रीमेंट होना कंपलसरी होता है, मे बी ओरल मे बी रिटन। तीसरा, बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए पार्टनर के बीच। मतलब सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनर लोग अपना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस प्रॉफिट लॉस को किस प्रकार से बांटेगा, किस रेशियो से बांटेगा, वो रेशियो डिसाइडेड होना चाहिए। ठीक है। अगला कहता है अनलिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ सर, और अनलिमिटेड लायबिलिटी किसका होता है सर? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है किसका, हर एक पार्टनर का, प्रत्येक पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है पार्टनरशिप में वो अनलिमिटेड होता है। इसको जरूर याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। कहने का मतलब आप अगर 5-5 लाख रुपया लगा करके 2 लोग बिजनेस शुरू किए हैं, 10 लाख रुपया पूंजी लगाए थे, लेकिन जितना आप पूंजी लगाए उससे ज्यादा का भी अगर लायबिलिटी हो गया तो आपको घर का प्रॉपर्टी बेच करके और लाना पड़ेगा और उस लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लायबिलिटी का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो डिमेरिट पॉइंट भी है पार्टनरशिप का, हालांकि कि पार्टनरशिप में पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन याद रखना आपको बहुत जरूरी है ये पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है नो सेपरेट एंटिटी या एग्जिस्टेंस। इन नो सेपरेट एंटिटी और एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है बाबू? पार्टनरशिप में पार्टनर और फर्म, अभी पार्टनर और फर्म हम समझा चुके हैं आपको, ठीक है। इंडिविजुअली सभी लोग को पार्टनर कहते हैं, सबको एक में मिला दिया जाए, जिस नाम से बिजनेस चलाया जाता है उस नाम को क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। तो पार्टनरशिप में बाबू पार्टनर और फर्म के बीच, पार्टनर और फर्म के बीच सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, दोनों का अलग पहचान नहीं होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन याद रखना 2 पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो याद रखना ये जो सेपरेट एंटिटी नहीं होता है ये किसके अनुसार बाबू? तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और फर्म दोनों का सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। किसका किसका? फर्म और पार्टनर, ये दोनों को अलग माना नहीं जाता है। ए बी सी 3 मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म को नुकसान हो गया, या बी कहीं से उधारी सामान खरीद के लाया था और ए कहता है कि नहीं, हम तुम खरीद के लाया था, हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकता है, ऐसा नहीं बोल सकता है। क्यों सर? क्योंकि फर्म और पार्टनर दोनों को अलग माना नहीं जाता है, दोनों को अलग माना नहीं जाता है। फर्म और पार्टनर दोनों को एक माना जाता है, दोनों को एक माना जाता है, सेपरेट माना नहीं जाता है। याद रखना, अरे पॉइंट इसलिए ज्यादा याद रखने का जरूरत है क्योंकि वैसे आप पढ़े होंगे 11th क्लास में कि बिजनेस और ऑनर दोनों का सेपरेट एंटिटी होता है, बिजनेस और ऑनर दोनों का सेपरेट एंटिटी होता है, दोनों को सेपरेट सेपरेट माना जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में याद रखना कि फर्म और पार्टनर दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दोनों का अस्तित्व अलग नहीं होता है, दोनों का पहचान अलग नहीं होता है। फर्म और पार्टनर दोनों का पहचान एक माना जाता है। इसलिए बोला जाता है फर्म का लॉस यानी पार्टनर का लॉस, ठीक है। फर्म का कोई नुकसान हुआ तो पार्टनर का नुकसान कहलाएगा, फर्म का कोई एसेट्स है तो पार्टनर का एसेट्स कहलाएगा, फर्म का अगर कोई लायबिलिटी है तो पार्टनर का लायबिलिटी कहलाएगा। फर्म और पार्टनर को दोनों को अलग अलग रखा नहीं गया है, दोनों का पहचान अलग अलग माना नहीं गया है। अगला पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी या इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल। ये म्यूचुअल एजेंसी क्या है सर? म्यूचुअल एजेंसी कहता है बाबू कि पार्टनर जो होता है
वो एक दूसरे का ऑनर और एजेंट के रूप में होता है। पार्टनर जो है और ऑनर, सॉरी पार्टनर और फर्म, पार्टनर जो होता है बाबू एक दूसरे के लिए क्या होता है, वो एजेंट के रूप में भी काम करता है और ऑनर के रूप में भी काम करता है। कैसे सर, समझना, ध्यान देना कैसे हम इसको आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ए और बी दो मिलकर के एक बिजनेस शुरू किए, दोनों मिलकर के एक बिजनेस चला रहे थे, और ये लोग क्या किए, एक सी व्यक्ति था, सी कौन था, एक सी था बाबू, ये इन लोगों का एजेंट था। ध्यान से सुनना मेरा थोड़ा सा कहानी को। ए कौन था, ए एक पार्टनर था। बी कौन था सर, बी भी बाबू एक पार्टनर था, ठीक है। और सी कौन था, सी इन लोगों का एजेंट था। और सी जो था वो सारा मैनेजमेंट का भी काम देखता था, ए और बी का सारा मैनेजमेंट का भी काम देखने के लिए ये लोग अपॉइंट करके रखा था। किसको, सी को। मुझे बताना, सी क्या अपने मर्जी से कोई भी नया प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर सकता है, बिजनेस में लागू कर सकता है बिजनेस में, बिना इन लोगों से पूछे हुए? नहीं सर। सी कुछ भी नया डिसीजन लेगा तो उसके लिए पहले इन लोगों से क्या करेगा, कंफर्मेशन लेगा। अगर ये लोग एग्री होगा तभी उस डिसीजन को सी क्या कर सकता है, उस बिजनेस में लागू कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है। यानी सी जो है बिना परमिशन का कुछ भी काम नहीं कर सकता है, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। अब मुझे यह बताना, ए के माइंड में कोई नया प्लानिंग आया, उसको लगा कि अगर इस प्लानिंग को हम इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तो बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। ऐसा किसको लगा, ए को लगा। बताओ मेरे को, क्या ए बी से बिना परमिशन लिए हुए उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर सकता है, लागू कर सकता है बिजनेस में? आंसर इज नो सर। जब तक बी से नहीं पूछेगा, बी तो पार्टनर है उसका, अगर नहीं पूछेगा तो बिना पूछे हुए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है ए अकेला। तो मेरे को बताना कि ए में और सी में क्या अंतर रहा। ये एजेंट था तो भी इसको पूछना पड़ रहा था इन लोगों से, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। ए ऑनर होने के बावजूद भी उसी के जैसा काम कर रहा है। किसके जैसा, एजेंट के जैसा। कैसे सर, वो भी जाके पूछ रहा है किससे, बी से, कि इस प्लानिंग को हम लागू करना चाहते हैं, करें कि नहीं। तो क्या कोई फर्क हुआ दोनों में? नहीं हुआ। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये पार्टनर जो है ये भी एक एजेंट के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो काम ए सी किया वही काम इसको भी करना पड़ रहा है। अब मेरे को बताना, बी के माइंड में कोई नया प्लानिंग आया, बी के माइंड में आया, क्या बी उस प्लानिंग को बिना ए से पूछे हुए लागू कर सकता है? नहीं सर। अब बी को पूछना पड़ेगा, किससे, ए से। अब सोचो, जब बी ए से पूछने आया कि इस प्लानिंग को हम लागू करें या नहीं करें, इस काम को हम करें या नहीं करें बिजनेस में, तो ए को उस समय बहुत खुशी हुआ होगा, उसमें उसको फीलिंग आया होगा कि हम कौन है, ऑनर हैं। जब खुद लागू करना था प्लानिंग तो दूसरे से जाकर के पूछ रहा था, तो उस समय इसको फीलिंग हो रहा था कि हम मालिक नहीं हैं। लेकिन जब बी से पूछने आया तब इसको क्या फीलिंग हुआ होगा, तब इसको फीलिंग हुआ होगा हम मालिक हैं। यानी अगर ये ऑर्डर देगा बी को तब उस प्लानिंग को बी लागू कर सकता है, अगर ए ना बोल दे तो उस प्लानिंग को बी लागू नहीं कर सकता है। तो सोचो आप कि जो पार्टनर हैं एक एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और ऑनर के रूप में भी काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनर के बीच म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। पार्टनर के बीच क्या होता है बच्चों, पार्टनर के बीच म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। यानी वो एक एजेंट के रूप में भी काम करता है और ऑनर के रूप में भी काम करता है। इसी को बोला जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब आप लोग जानते होंगे, ऑनर को ही क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का भी काम करता है और एजेंट का भी काम करता है। तो ऑनर और एजेंट का रिलेशनशिप होता है पार्टनर के बीच, पार्टनरशिप में। ये भी बाबू पार्टनरशिप का एक विशेषता है। एंड अगला और लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये इंटरेस्ट का मतलब ब्याज मत समझ लेना बच्चों, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज मत समझ लेना। ये इंटरेस्ट का मतलब होता है हिस्सा।
मतलब कोई भी एक पार्टनर अपना हिस्सा भी किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक वो अपना दूसरा पार्टनर से परमिशन ना ले ली। सर क्यों नहीं कर सकता है? मेरे कहने का मतलब है बाबू, मेरे कहने का मतलब है कि ए और बी दो को पार्टनर था। ए लोग डिसाइड किया था कि हम लोग प्रॉफिट जब होगा बिजनेस में तो उसको बराबर बराबर बांटेंगे। तो अगर मान लो कि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मान लो कि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बराबर बराबर बांटेगा तो कितना कितना बांटेगा? 5-5 रुपया बांटेगा दोनों। कितना कितना बांटेगा? 5-5 रुपया। अब हुआ क्या कि बी जो है कहता है आज के बाद मेरा वाला हिस्सा में से सी को दे देना 1 रुपया। यानी अब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से सी का 1 रुपया हिस्सा होगा। सारा चीज में अधिकार मेरे वाले हिस्से से 1 रुपया सी का हो जाएगा। उसको भी पार्टनर बना लो, तुम अपना प्रॉफिट में से हिस्सा मत देना। तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कोई भी पार्टनर अपना प्रॉफिट का रेशियो, ऐसे समझो, कोई भी पार्टनर अपना प्रॉफिट का रेशियो दूसरे किसी पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। हां, अगर सभी पार्टनर लोग रेडी है तो ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां क्या कहता है? नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। ठीक है, बिना कंसेंट का। किससे कंसेंट लिए बिना? अदर पार्टनर से। ए अगर अपना हिस्सा ट्रांसफर करना चाह रहा है तो उसको बी से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, उससे सहमति लेना पड़ेगा। अगर वो रेडी है तो ट्रांसफर कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं रेडी है तो फिर वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये था हम लोगों का नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कहता है हितों का हस्तांतरण सहमति के बिना नहीं कर सकता है। अपना हित का यानी अपना हिस्सा का ट्रांसफर जो है वो पार्टनर दूसरे को नहीं कर सकता है। ये था हम लोगों का बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या हम लोग देखे? तो पार्टनरशिप में क्या क्या विशेषता हम लोग देखे? तो हम लोग देखे कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा विशेषता हम लोग देखे एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा हम लोग देखे बिजनेस होना जरूरी है पार्टनरशिप में, और वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, यानी प्रॉफिट के लिए बिजनेस होना चाहिए। चौथा हम लोग देखे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, प्रॉफिट को किस प्रकार से बांटा जाएगा वो रेशियो होना चाहिए। पांचवा हम लोग देखे कि पार्टनरशिप में पार्टनर का लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होता है। और छठा हम लोग देखे नो सेपरेट एंटिटी, यानी पार्टनर का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पार्टनर का और फर्म का अलग अलग पहचान नहीं होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखे म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप, पार्टनर और फर्म के बीच म्यूचुअल एजेंसी, एजेंट और प्रिंसिपल का, ओनर और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। एंड लास्ट हम लोग देखे कि कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर से बिना परमिशन लिए हुए ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों सर? खास करके जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, ठीक है, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, ये हर एक स्टेट बोर्ड में बाबू यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन 1-2 को तो आता ही आता है। ये सब्जेक्टिव के लिए तो है ही कि आप फीचर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां से जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये हर एक पॉइंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन करके बैठता है। ठीक है, हर एक पॉइंट जो है वो अपने आप में एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। खास करके स्टेट बोर्ड के लिए हम आपको बताए, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, सारा का सारा पॉइंट जो है वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 या 2 को क्वेश्चन आता ही आता है, एकदम गारंटी के साथ हम आपको बोल रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, कुछ भी आ सकता है 1-2 पॉइंट। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे राइट ऑफ पार्टनर, किसी भी पार्टनर का क्या क्या अधिकार हो सकता है। खुद सोचिए, आप अगर एक पार्टनर है तो आपका क्या क्या अधिकार होना चाहिए? तो बिजनेस का मैनेजमेंट देखने का अधिकार होना चाहिए, बिजनेस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मैनेज करने का अधिकार आपका होना चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। तो देखिए क्या कहता है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो मैनेजमेंट होगा, व्यवसाय का जो प्रबंध होगा, उसमें भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू गिव हिज ओपिनियन। अगर आपको कुछ लगता है कि ऐसा करने से बिजनेस के लिए अच्छा होगा तो अपना ओपिनियन आप दूसरे पार्टनर के पास रख सकते हैं, ये आपका अधिकार होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट ऑल रिकॉर्ड एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सर
हर एक पार्टनर को ये अधिकार होना चाहिए बाबू, और होता है। क्या अधिकार होना चाहिए? जितना भी हिसाब किताब हुआ, ठीक है, उसका डायरी, उसका रजिस्टर, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में कहते हैं, सारा हिसाब किताब देखने का अधिकार उसको होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए। तो सभी पार्टनर को मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए, अपना ओपिनियन, अपना विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। जितना भी हिसाब किताब है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया गया, वो सारा हिसाब किताब देखने का अधिकार होना चाहिए, जांच करने का अधिकार होना चाहिए उसको। अगला कहता है पार्टनर आर इंटर्ड टू सरफेस प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो और इक्वल रेशियो। अच्छा, पार्टनर जो है बाबू, हर एक पार्टनर जो है उसको प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। कितना सर? तो अगर उन लोगों के बीच एग्रीमेंट हुआ है तो जितना एग्रीमेंट हुआ है उस रेशियो से, और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो बराबर बराबर प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार पार्टनर को होना चाहिए। एंड लास्ट कहता है अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। किसी भी पार्टनर को बाबू फर्म से रिटायर होने का, यानी फर्म को छोड़ के जाने का अधिकार होना चाहिए। सर क्यों छोड़ के जाएगा? मान लो कि जरूरत पड़ा उसको, वो चाहता है कि नहीं हम अब पार्टनरशिप में नहीं रहेंगे, तो वो छोड़ के जा सकता है। हाँ, छोड़ने से पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। नोटिस प्रॉपर एक देने के बाद कोई भी पार्टनर का यह अधिकार होता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ करके जा सकता है, पार्टनरशिप को छोड़ सकता है। तो ये था हम लोगों का क्या चीज, राइट्स ऑफ पार्टनर की, पार्टनर का क्या क्या अधिकार होता है, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या क्या देखे, ठीक है। हम लोग आज देखे सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके बाद हम लोग देखे डिफिनेशन, उसके बाद हम लोग देखे पार्टनर्स किसको कहते हैं, फर्म किसको कहते हैं, फर्म का नाम क्या होता है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स का राइट, ठीक है। तो ये हम लोग आज देखे, और आज इतना ही हम लोग आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अगले क्लास में आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर कर देंगे, अगर थोड़ा सा समझ में आया हो तो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।